हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में आपके लिए लेकर के आए उच्चिष्ट निम्निष्ट का अगला वीडियो। तो उच्चिष्ट निम्निष्ट का जो अगला वीडियो है बच्चों, बहुत गौर से समझिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा बड़े हैं, लेंदी हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको बता दें 80% बच्चे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ देते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको 100% समझाएं। और हमने हर वीडियो में बोला है कि आप ये मत सोचिए कि हमारी बुक का नहीं, बुक कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट आप समझिए। ये आपकी बुक में होंगे, हो सकता है एग्जाम्पल में हो या एक्सरसाइज में हो। तो जिसके पास बुक नहीं है, तो हमने पिछले से पिछले वीडियो में शायद सारे क्वेश्चन दिखाए थे एक्सरसाइज के, और एक आंसर भी दिखाए थे। हमने कहा था नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, हम पढ़ करके। अब 7वां बताना है, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। 2000 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया। अब बड़े क्वेश्चन हैं और लेकिन इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमने क्या बताया था कि हमारा जो चैनल है फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, हम सब कुछ सिखाएंगे आपको, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों। कोशिश करेंगे 100% आपको पढ़ाया जाएगा। तो जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए, वीडियो में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और आने वाले समय में कंपटीशन की वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलेगा, जो एडवांस मैथ के ट्रिकी वीडियो होते हैं। ठीक है, शेयर कर दीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। और कमेंट्स आप लोग नहीं करते हैं, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कमेंट्स ज़रूर करिए। आप कमेंट्स करके हमें बताइए आपको कैसा लग रहा है पढ़ करके, ठीक है ना। तो देखिए 7 नंबर बताना है। थोड़ा सा बुक अपनी तरफ बढ़ा लेते हैं। 7 नंबर में कहा गया सिद्ध कीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2000 में आया है और 2016 में आया है। अब देखिए बड़े क्वेश्चन शुरुआत हुई है, तो इधर से थोड़ा किनारे से लिखना पड़ेगा ताकि यहाँ तक आ जाए। कागज सिद्ध करिए किसी दिए हुए वृत्त में। दिए हुए वृत्त का मतलब हो गया वृत्त के अंदर। दिए हुए वृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज संभव होता है। अब ये ऐसा सवाल है कि आपके पास जो भी बुक होगी, चाहे जिस राइटर की, होगा जरूर, चाहे वो एक्सरसाइज में हो चाहे एग्जाम्पल में हो। तो कहा गया सिद्ध करिए, और अगर आपके पास नहीं है तो हमने वीडियो में सारे क्वेश्चन दिखाए थे, आप स्क्रीनशॉट लो, आंसर भी दिखाए थे जिसके इसके आंसर। इसको तो सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाले कोई आंसर नहीं। कहा गया सिद्ध करिए किसी दिए हुए वृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज संभव होता है। देखिए दिए हुए वृत्त का मतलब हो गया वृत्त के अंदर। वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज है। अब देखिए दो चीज़ें सिद्ध करना है। त्रिभुज, इस सवाल में त्रिभुज कहाँ है? वृत्त में। कहा गया सिद्ध करिए किसी दिए हुए वृत्त में। दिए हुए वृत्त का मतलब हो गया वृत्त के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज संभव होता है। अधिकतम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज संभव होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें सिद्ध करना है। मालूम है क्या? पहली चीज़ तो सिद्ध करना है अधिकतम क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल को अधिकतम सिद्ध करना है, और त्रिभुज को समबाहु भी सिद्ध करना है। क्षेत्रफल को अधिकतम मतलब क्षेत्रफल को उच्चिष्ट सिद्ध करना है। क्षेत्रफल को उच्चिष्ट सिद्ध करना है और त्रिभुज को समबाहु सिद्ध करना है। और त्रिभुज है कहाँ? वृत्त में, मतलब वृत्त के अंदर। देखिएगा जरा, चित्र बनाते हैं। देखिए इसमें एक भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई, पूरी थ्योरी लिखी हुई है। इस क्वेश्चन में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई है, पूरी थ्योरी लिखी हुई है। लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझिएगा। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ दी गई, बस लिखा है सिद्ध करिए किसी दिए हुए वृत्त में। दिए हुए वृत्त में का मतलब हो गया वृत्त के अंदर। दिए हुए वृत्त का मतलब हो गया वृत्त के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज संभव होता है। तो अधिकतम शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया? क्षेत्रफल के लिए। तो अवकलन किसका होगा? क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल को अधिकतम आना चाहिए, उच्चिष्ट आना चाहिए, और त्रिभुज को कैसा आना चाहिए? समबाहु आना चाहिए। देखिए जरा, तो वृत्त में देखो, ये है। अब देखिए इसमें कोई त्रिभुज है, ये है त्रिभुज ABC। देखिए त्रिभुज कहाँ है? वृत्त में का मतलब वृत्त के अंदर है। त्रिभुज कहाँ है? वृत्त के अंदर। अब क्या सिद्ध करना है? दो चीजें, त्रिभुज के क्षेत्रफल को उच्चिष्ट और त्रिभुज को समबाहु। देखिए तो यहाँ पर फलन कौन हुआ? हमने क्या बताया था कि जिनके लिए अधिकतम, न्यूनतम, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, ऐसे शब्द जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं वही फलन होता है। तो यहाँ पर बोला गया है अधिकतम क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को देखिए अधिकतम बोला गया है। अधिकतम किसको बोला गया है? क्षेत्रफल को। तो यहाँ पर फलन कौन हुआ? क्षेत्रफल।
किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का। त्रिभुज है कहाँ? वृत्त में है। वृत्त में मतलब वृत्त के अंदर है। देखिए, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। किसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा? एक एक चीज़ को सुनिएगा। जैसे हमने बताया था, किसी सवाल में आपको पहले फलन बनाना होगा, फिर उच्चिष्ट निम्निष्ट का पता लगाना होगा। तो वही चीज़ है, पहले यहाँ पर फलन बनाना होगा। फलन कौन है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, वही तो फलन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसको उच्चिष्ट सिद्ध करेंगे, फिर त्रिभुज को समबाहु सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए फिगर, सारी चीज़ फिगर में ही है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई, सारी चीज़ फिगर में। देखिए ये है लंब, डाल दो ऐसे, ये लंब डाल दिया AD। ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, थ्योरम आपने पढ़ी होगी हाई स्कूल में। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित विभाजित करता है। मतलब BD किसके बराबर हुआ? CD के। अगर आपसे कोई पूछ ले कि BD CD के बराबर क्यों? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित विभाजित करता है। अब देखिएगा, चलो मान लो कि ये वृत्त की त्रिज्या R है, ये OB वृत्त की त्रिज्या R मान ली, तो ये OA भी वृत्त की त्रिज्या R ही हो जाएगी। OA भी वृत्त की त्रिज्या R हो जाएगी। देखिए, मान लिया वृत्त की त्रिज्या R है तो ये भी R हो जाएगी। हमें निकालना क्या है? सबसे पहले हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कौन है? BC। ऊंचाई कौन है? AD। तो सबसे पहला काम क्या होगा? एक एक स्टेप को अगर आप गौर से सुन रहे तो बढ़िया समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग आधार निकालें BC, फिर हम लोग क्या निकालें? ऊंचाई AD। जब आधार BC आ जाएगा, ऊंचाई AD आ जाएगी, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। फिर जो क्षेत्रफल आएगा उसी का अवकलन किया जाएगा, क्योंकि उसी को अधिकतम या उच्चिष्ट सिद्ध करना है। देखिए, तो अगर हम लोग BD निकाल लें, एक एक चीज़ सुनिएगा, अगर हम लोग BD निकाल लें और BD में 2 का गुणा कर दें तो BC बन जाएगा। क्यों? क्योंकि BD और CD बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो जितना BD होगा उतना CD होगा, तो जितना BD होगा उतना CD होगा। तो BD निकाल लें, पहले सुनिएगा फिर अभी बताते हैं। और BD में 2 का गुणा कर दें तो BC बन जाएगा। BC मतलब आधार बन जाएगा। इसके बाद हम लोग OD निकाल लें, OD निकाल लें और OD में ये R जोड़ दें। देखो ये OD निकाल लें, ये OD निकाल लें और OD में ये R जोड़ दें तो ये ऊंचाई बन जाएगी। ऊंचाई बन जाएगी। आधार और ऊंचाई क्यों? क्योंकि त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो पहले BD निकालेंगे, जितनी BD होगी उतनी CD होगी, बराबर होगी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो BD में 2 का गुणा कर देंगे, BC आ जाएगी। फिर OD निकालेंगे, BC मतलब आधार, फिर OD निकालेंगे, OD में R जोड़ देंगे, ये OA जोड़ देंगे तो ये ऊंचाई बन जाएगी। फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिएगा, चलो मान लो इस कोण को मान लिया थीटा, सब माना गया है। देखिए सब सारी चीज़ें क्यों माननी पड़े? क्योंकि इस त्रिभुज में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई, तो थीटा मान लिया। अब देखो त्रिभुज BOD में पहले इसमें cos थीटा ले लो, तो cos थीटा बराबर होता है आधार, आधार कौन है? BD बटे कर्ण R। देखो सारी चीज़ें मानी गई क्योंकि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई। सवाल अच्छा है, गौर से देखिएगा। cos थीटा बराबर आधार BD बटे कर्ण R। देखिए तो BD बराबर हो जाएगा R cos थीटा। BD मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो जितनी दूरी BD है उतनी दूरी CD होगी। क्यों? क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है।
मतलब BD में अगर 2 का गुणा कर दें तो BC बन जाएगा। देखिए तो आधार BC बराबर 2BD, तो BC बराबर 2 और ये R cos थीटा, आधार आ गया। देखिए आधार निकल आया। इसके बाद इसी त्रिभुज में साइन थीटा ले लें। साइन थीटा बराबर लंब मतलब OD बटे कर्ण R, तो OD बराबर आएगा R साइन थीटा। देखिए ऊंचाई कितनी आएगी, त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब AD कितनी आएगी। देखो ये है R और प्लस ये OD R साइन थीटा, ये ऊंचाई आ गई, ये ऊंचाई आ गई। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो एरिया बराबर 1/2। देखिए आधार ये निकला 2R cos थीटा, 2R cos थीटा, और ऊंचाई ये है, इससे R प्लस R साइन थीटा, R कॉमन कर लें 1 प्लस साइन थीटा, R कॉमन कर लें तो 1 प्लस साइन थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, R का गुणा R में R स्क्वायर cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये आया cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। देखिए R का गुणा R में कर दिया, R का गुणा R में, थोड़ा सा डार्क चलने लगे तो और बढ़िया दिखेगा। अब देखिए ये हो जाएगा पहला फलन और ये दूसरा फलन। देखिए यहाँ पर हमें अगर कुछ लोग दिमाग में आया R कहाँ जाएगा, R एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, जैसे कांस्टेंट R लिखा रहेगा। एज ए कांस्टेंट क्यों बिहेव करेगा उसका कारण है, मतलब कांस्टेंट जैसा समझा जाएगा। कारण ये है कि R त्रिज्या किसकी है, वृत्त की, और हम लोग अवकलन किसका कर रहे हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। मेरी बात सुनिएगा, जो हम बोल रहे हैं इसी में सारा आंसर छुपा है। R जो त्रिज्या है वो किसकी है, वृत्त की, और हम लोग अवकलन किसका कर रहे हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। मतलब इस R का संबंध त्रिभुज से नहीं है, हम लोग अवकलन किसका करने जा रहे हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अवकलन करने जा रहे हैं। किसका अवकलन करने जा रहे हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अवकलन करने जा रहे हैं। और जबकि R क्या है, वृत्त की त्रिज्या, मतलब R का संबंध त्रिभुज से नहीं है, R का संबंध किससे है, वृत्त से, और अवकलन किसका हो रहा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। इसलिए इस R को कैसा समझा जाएगा, जैसे कांस्टेंट, जैसे कांस्टेंट, तो ये लिखा रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, तो अब देखो इसका अवकलन dA/d थीटा R स्क्वायर। देखो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो पहला फलन इसका अवकलन करेंगे तो cos थीटा, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। dA/d थीटा R स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा का 1 में गुणा माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा का 1 में गुणा माइनस साइन थीटा किसमें, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ये देखो इतना, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा cos 2 थीटा माइनस साइन थीटा
माइनस साइन थीटा। समझिएगा ज़रा स्टेप, देखिएगा। अब लिखेंगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए डी ए अपान डी थीटा बराबर 0। देखिए डी ए अपान डी थीटा बराबर 0, इसको 0 बराबर करेंगे। आर स्क्वायर कास 2 थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0। देखिए आर तो 0 के बराबर नहीं होगा। आर मतलब समझते हो, अगर त्रिज्या ही 0 होगी तो वृत्त नहीं बनेगा। ये जो आर स्क्वायर, अगर इसको 0 करते हो तो आर का मान 0 आएगा। आर मतलब त्रिज्या 0 आ जाएगी, और त्रिज्या 0 होगी तो वृत्त ही नहीं बनेगा। तो किसको 0 करोगे? इसको देखो, कास 2 थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0। देखिएगा तो यहाँ से आएगा कास 2 थीटा बराबर साइन थीटा। देखिए इधर कास है, इधर साइन है, या तो दोनों तरफ साइन हो जाए या तो दोनों तरफ कास हो जाए। इधर कास है और इधर साइन है, या तो दोनों तरफ कास हो जाए या तो दोनों तरफ साइन हो जाए। तो इधर भी कास बदल लो। कैसे? देखो कास 2 थीटा बराबर साइन थीटा को लिख सकते हो कास 90 माइनस थीटा। साइन थीटा को कास 90 माइनस थीटा, या तो दोनों तरफ कास कर लिया जाए और या तो दोनों तरफ साइन कर लिया जाए। तो जो साइन थीटा है इसको कास 90 माइनस थीटा। अब देखो तुलना करो, तुलना करोगे तो 2 थीटा बराबर 90 माइनस थीटा। माइनस थीटा इधर आएगा तो 3 थीटा। 3 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 30। 30 मतलब रेडियन में π/6। अब देखिए इसका दोबारा अवकलन होगा, इसका किसका? डी ए अपान डी थीटा बराबर आर स्क्वायर कास 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, दोबारा अवकलन करेंगे d2a अपान डी थीटा 2 आर स्क्वायर का होगा नहीं। इसका दोबारा अवकलन देखिए, देखिए कास 2 थीटा का अवकलन माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2 और साइन थीटा का कास थीटा। इसको किस पर चेक करोगे? थीटा बराबर 30 मतलब π/6 पर। देखो d2a अपान डी थीटा 2। देखिएगा ज़रा गौर से, आर स्क्वायर माइनस 2 साइन। देखिए थीटा की जगह 30 लिखोगे तो 60 हो जाएगा, 60 और माइनस कास 30, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन 60 का मान √3/2, √3/2। कास 30 का मान भी √3/2। ये आएगा आर स्क्वायर, ये आएगा माइनस का 3√3/2, ये आएगा। तो आया माइनस का 3√3/2 आर स्क्वायर। कैसा आया? देखो माइनस का आया, निगेटिव आया, माइनस का आ गया निगेटिव। तो क्षेत्रफल कैसा हुआ? अधिकतम। लिखेंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम है। अभी पूरा सवाल नहीं हुआ। त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम है। चलिए अब समबाहु सिद्ध करना है। देखिए तो इसी फिगर को अगर इधर से देखें, अलग बना के समझ लो। देखिए इसी फिगर को अलग समझ लेते हैं, समबाहु कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए ऐसे है, देखो इसी चित्र को अलग समझा लें। देखिए ये कितना है? ये है थीटा, समझिएगा। देखो ये थीटा है, ये थीटा है। थीटा मतलब कितना हुआ? 30। तो देखो ये 30 हुआ, ये कितना है? 90। समझना जरा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? देखो 180।
ये वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ये 30, ये 90, तो ये कितना आएगा 60, ये 60 आएगा। ऐसे देखिए, अब देखना चाहे इसको ऐसे मिला दो अगर, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। कई तरीके से समझ सकते हो, ना मिलाओ, देखो ना मिलाओ, इसको समझना जरा। अब देखो ये हो जाएगा 120, क्योंकि एक सीधी रेखा ऐसे है, देखो ऐसे, अगर ये 60 हो रहा है तो ये 120 होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा कितना कोण बनाती है, 180 डिग्री। अब देखिए 120 हुआ, ये दोनों कोण, ये 30 है तो इधर वाला भी 30 है आएगा, ये भी कितना आएगा 30। कई तरीके से समझ सकते हो, ये भी कितना आएगा 30। चाहे ऐसे देखो, ये जो त्रिभुज है AOB, ये जो त्रिभुज है AOB, इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, OA और OB, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। मेरी बात समझना, जो त्रिभुज है AOB, जो त्रिभुज है AOB, इसमें दो भुजाएं बराबर हैं। कौन कौन? OA और OB। क्यों बराबर हैं? क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने कोण भी बराबर होते हैं। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने कोण भी बराबर होते हैं। देखो तो OA और OB ऐसे समझना है, इसको हटा दो 30 को। देखो ये 120 क्यों बचा? क्योंकि एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है। ये 60 क्यों आया? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, समझना है। तो 120 बचा। अब त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में OA वाली भुजा OB के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। और अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, उनके सामने कोण भी बराबर होंगे। देखो तो OA के सामने का ये कोण और OB के सामने का ये कोण, ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, समझना ज़रा। ये कितना है? 120। अगर त्रिभुज AOB लोगे तो पूरा कितना हो जाएगा? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। देखो त्रिभुज AOB तीनों कोणों का योग 180। 180 में ये कितना है? 120। 120। अब बचा कितना? 60। तो कितना होना चाहिए? 180। 60 में ये दोनों बराबर बराबर आएंगे, बराबर बराबर, तो ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। अब अगर ये 30 हुआ तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये भी 30 होगा। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। देखो तो ये 30 कितना हुआ? 60। ये 30 60, तो ये भी कितना बचेगा? 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम बोले दे रहे क्या लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, अतः समबाहु त्रिभुज है। फिर से सुन लो क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, अतः त्रिभुज समबाहु है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए, हमने पूरी कोशिश की है 100% ऐसा समझाने को। इसको देखो, देखिए 8वां और इम्पॉर्टेंट सवाल। देखिए 8वां तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सवाल 2000, 2008, 2017, सन 2000 में, 8 में,
इसके बाद 17 में, 18 में, 22 में, हो सकता है इसके बाद भी आया हो, और ये सवाल आपकी बुक में भी होगा। इसलिए हम कहते हैं ये मत सोचिए हमारी बुक में। और हम इस बुक में क्या है, आपको वीडियो में दिखाया था, पढ़ रहे। सिद्ध कीजिए दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ। हमने आपको बताया था, कल बताया था पिछले वीडियो में, कि उच्चिष्ट निम्निष्ट के सवाल में जो चीज़ दी जाए उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, एज ए कांस्टेंट मानना है। वो दिया क्यों जाता है ये भी कल बताया था। हमने कहा था दिया इसलिए जाता है कि जब हम लोग अवकलन करते हैं ना, तो पूरा फलन एक चर में बदलना होता है। जिस चर में बदल जाता है उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो दिया क्यों होता है, क्यों दिया होता है कि जो दिया होता है इसकी सहायता लेकर के पूरे फलन को एक चर में बदलना होता है। जो दिया होता है इसकी सहायता लेकर के पूरे फलन को एक चर में बदलना होता है। तो कहा गया सिद्ध करिए दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ। तो दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ, दिया हुआ क्या है, संपूर्ण पृष्ठ, मतलब संपूर्ण पृष्ठ को एज एक कांस्टेंट व्यवहार करना है। और अधिकतम आयतन वाले, अधिकतम किसको बोला जा रहा है, आयतन को। तो यहाँ पर फलन कौन हुआ, आयतन। अधिकतम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होगा। शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होगा। ये बहुत गजब का सवाल है और इसमें एक नई चीज़ आपको सिखाने वाले हैं। तो कहा गया सिद्ध कीजिए दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ, मतलब संपूर्ण पृष्ठ दिया है और अधिकतम आयतन, आयतन को अधिकतम बोला जा रहा है। अधिकतम मतलब उच्चिष्ट, तो अवकलन किसका होगा, आयतन का। अधिकतम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होगा। तो मतलब इसमें दो चीज़ें सिद्ध करनी। क्या दो चीज़ें, शंकु के आयतन को अधिकतम, अधिकतम मतलब उच्चिष्ट, शंकु के आयतन को उच्चिष्ट और उसका अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3, अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1। देखिए देखिए ये है, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई L, ये इसकी सीधी ऊंचाई H, ये इसकी त्रिज्या R, ये इसका अर्ध शीर्ष कोण थीटा। तो सिद्ध करना है थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3, ये सिद्ध करना है। थीटा बराबर मतलब अर्ध शीर्ष कोण थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3 सिद्ध करना है। दिया क्या है, संपूर्ण पृष्ठ। देखिए जो दिया है उसको एज ए कांस्टेंट। देखो संपूर्ण पृष्ठ, S बराबर क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। ये दिया है, अब ये दिया है तो इसको एज ए कांस्टेंट बिहेव करेंगे। बहुत अच्छा सवाल, इसमें नई चीज़ सिखाएंगे। संपूर्ण पृष्ठ S बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये दिया है। इसमें फलन कौन है, अधिकतम आयतन। देखिए शंकु का जो आयतन है, शंकु का आयतन V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये एक अच्छा सवाल है और हम आपको गारंटी ले सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में 90% बच्चे ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लांग में आता है। इसका अवकलन करना ये दिया है। हमने बताया जो दिया होता है उसका क्या काम होता है, जो दिया होता है उसकी सहायता लेकर के पूरे सवाल को, जो पूरा फलन होता है जिसका अवकलन करना होता है उसको एक चर में बदलना होता है। यहाँ देखिए दो चर हैं, R भी है H भी है, पाई तो कांस्टेंट है। एक काम करो, जैसे ये नहीं होता L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो H स्क्वायर बराबर हो जाएगा L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, या H बराबर हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। H की पहले वैल्यू रखो। ये सब क्यों करना है, जब ये पूरा एक चर में बदल जाएगा तभी अवकलन करेंगे, और जिसमें बदल जाएगा, अगर R में बदल जाएगा तो R के सापेक्ष करेंगे, H में बदल जाएगा तो H के सापेक्ष करेंगे। समझिएगा,
पहले इसको पूरे को एक चर में बदलेंगे और जिस चर में बदल जाएगा उसी के सापेक्ष अवकलन। देखिए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की जगह क्या लिखोगे अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक एक लाइन को समझना, ये गारंटी लेते हैं हर बुक में क्वेश्चन होगा, बहुत अच्छा है। और 90% बच्चे से क्वेश्चन छोड़ देंगे जबकि छोड़ने लायक नहीं है। अरे आप इंटर की मैथ पढ़ रहे हो भैया, यही मैथ पढ़ के इंजीनियरिंग की तैयारी करोगे, एनडीए की करोगे, बीटेक करोगे, एमटेक करोगे, इसलिए अच्छे से पढ़िए। देखिए ये अगर मान लीजिए आपके दिमाग में आ रहा हो या आपसे कोई पूछ ले सब क्यों करना पड़ रहा है, तो आप बताओगे एक चर में बदलना है। पूरा आर में बदल जाए तो आर के सापेक्ष अवकलन, एच में बदल जाए तो एच के सापेक्ष अवकलन, एच का मान रख दिया। अभी भी इसमें दो चर हैं, एल है और आर है, एल है और आर है, अभी भी दो चर हैं तो अभी अवकलन नहीं होगा। देखिए एल भी है आर भी है, या तो पूरा एल में हो जाए या तो पूरा आर में हो जाए। जब तक एक चर में नहीं बदलेगा तब तक अवकलन नहीं होगा। देखिए तो इसका एक काम करो, पहले वर्ग कर दो। वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, इसका हो जाएगा पाई स्क्वायर, इसका आर की घात 4 एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछे सब क्या हो रहा है तो आप बताओगे एक चर में बदलना है। यहाँ से देखो एल का मान निकालो, इससे देखो एस बराबर पाई आर ऐसे है, इसको ऐसे लिख दो एस माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल। एल का मान यहाँ रख दो, ये हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर बराबर एल। ये देखिए एल का मान यहाँ रख दिया जाए, पूरा एक चर में बदल जाएगा। 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, एल का मान ये रखेंगे क्या एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर एल का मान, और उसका स्क्वायर फिर माइनस आर स्क्वायर, ये आया। देखिए एल का मान रख दिया। अब आप देखो पूरा एक चर में बदल गया है पूरा। ये सब क्यों किया जा रहा है? एक चर में बदलने के लिए। देखो एल का मान एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपान पाई आर और फिर उसका भी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर आपके दिमाग में हो कि नहीं अभी भी दो चर हैं, एक एस और एक आर, पाई तो कांस्टेंट है तो गलत। हमने आपको बताया था जो चीज़ दी जाती है उसको आप कांस्टेंट जैसा मानिए। दिया क्या था यहाँ पर? संपूर्ण प्रश्न। संपूर्ण प्रश्न मतलब क्या दिया था? एस। संपूर्ण प्रश्न मतलब क्या दिया था? एस। संपूर्ण प्रश्न मतलब क्या दिया था? एस। तो एस को आप कांस्टेंट समझिए, एस को आप क्या समझिए? कांस्टेंट। एस को आप क्या समझिए? कांस्टेंट। तो अब यहाँ पर केवल एक चर है, वो भी कौन सा है? आर है। सब में आर, पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? पहले एक चर में जब तक नहीं बदलेगा तब तक अवकलन नहीं होगा। और बदलता किससे? जो दिया गया। देखो जो दिया था, ये जो दिया है उसी से एल का मान निकाल के यहाँ पर रखा। अगर कोई पूछ ले यहाँ एस भी तो है तो आप बताओगे एस क्या है? संपूर्ण प्रश्न। और संपूर्ण प्रश्न दिया है और उच्चिष्ट निम्निष्ट के सवाल में जो दिया है वो कांस्टेंट है। अब समझिएगा ज़रा, देखिएगा कैलकुलेशन देखना, अभी अवकलन की तो बात ही नहीं आई है। आर की पावर 4, इसको ऐसे लिख दें एस माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर और नीचे वाले की स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए गौर से देखिएगा, ऊपर वाले में अलग स्क्वायर और नीचे पाई आर का स्क्वायर करेंगे, ये आएगा। अब इसको एलसीएम कर लो, इसको एलसीएम करेंगे तो इधर आ जाएगा। देखो 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको एलसीएम करेंगे, इधर हो जाएगा। देखो इसको एलसीएम करेंगे, आर स्क्वायर का इसमें और गुणा हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपान पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आया। देखो इसको एलसीएम किया तो इसका इधर गुणा, तो आर स्क्वायर का गुणा आर की पावर 4। अब देखिए
पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर 4 घात है, यहाँ 2 है, तो इससे 2 घातें बचेंगी, तो हो जाएगा 1/9 आर स्क्वायर। देखो इसको तोड़ा जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो तो पहले आएगा a स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, ये आएगा माइनस 2ab 2s पाई आर स्क्वायर, ये आएगा। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4। देखिए ये वाला इससे कैंसिल, वी स्क्वायर को भी कुछ समझ लो, वी स्क्वायर को भी मान लो जैसे जेड है, कुछ भी मान लो जेड 1/9। देखो इस आर स्क्वायर का गुणा कर दो, आर स्क्वायर का गुणा इसमें करो तो हो जाएगा आर स्क्वायर एस स्क्वायर, इस आर स्क्वायर का गुणा इसमें कर दो तो हो जाएगा 2s पाई आर की पावर 4, ये हो जाएगा। देखो आर स्क्वायर का इसमें गुणा, आर स्क्वायर का इसमें गुणा। अब देखिए हमने आपको कहा था इसमें एक नई चीज़ सिखाएंगे, एक नई चीज़ वही है कि वी स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, जेड। मान लीजिए आपसे किसी ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, यही नई चीज़ है कि क्या ऐसा हर समय मान सकते हैं, तो उच्चिष्ट निम्निष्ट के सवाल में केवल मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अगर जेड का मान अधिकतम होगा तो वी स्क्वायर भी अधिकतम होगा, और अगर जेड का मान न्यूनतम होगा तो वी स्क्वायर का मान भी न्यूनतम होगा। तो ऐसा हर समय नहीं मान सकते, यही चीज़ नई है, सीख लो। अगर इसको नहीं मानोगे तो इसका अवकलन करोगे तो आएगा 2v, फिर dv अपान करोगे। अगर इसको नहीं मानते हो, मेरी बात समझना, अगर इसको नहीं मानते हो तो इसका अवकलन करने में फिर आपको दिक्कत होगी। इसका आएगा 2v फिर dv अपान जो भी dv अपान dr, dv अपान dr, फिर आपको बड़ा लगेगा। तो मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया कि ऐसा हर समय मान सकते हैं, तो आप बताओगे उच्चिष्ट निम्निष्ट के सवाल में मान सकते हैं। अगर कोई पूछे क्यों, तो आप बताओगे अगर ये जेड अधिकतम होगा तो वी स्क्वायर भी अधिकतम होगा, क्योंकि इनमें अधिकतम न्यूनतम का ही पता लगाना होता है, इसलिए मान सकते हैं। अगर जेड न्यूनतम होगा तो वी स्क्वायर भी न्यूनतम होगा, इसलिए मान सकते हैं, लेकिन हर चैप्टर में ऐसा नहीं मान सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे इसको मानने से फ़ायदा क्या है, तो आप बताओगे इसका अवकलन 2 बार होगा, इसका 1 ही बार होगा, ये फ़ायदा है। इसका अवकलन 2 बार होगा, इसका 1 ही बार होगा, ये फ़ायदा है। और इसलिए मान सकते हैं क्योंकि अधिकतम न्यूनतम में अगर जेड अधिकतम तो वी स्क्वायर भी अधिकतम, जेड न्यूनतम तो वी स्क्वायर भी न्यूनतम, इसलिए मान सकते हैं। सारी चीज़ें क्लियर कर दी, अब अवकलन करते हैं। देखिए डी जेड अपान डी आर के सापेक्ष, देखिए इस आर स्क्वायर का अवकलन आएगा 2r, और ये एस स्क्वायर तो लिखा रहेगा क्योंकि हमने आपको बताया था एस संपूर्ण पृष्ठ दिया है, कांस्टेंट समझो। यहाँ देखो ये एस लिखा रहेगा, पाई लिखा रहेगा, एस लिखा रहेगा और पाई लिखा रहेगा। आर की पावर 4 का अवकलन कितना आएगा, 4r³। आर की पावर 4 का अवकलन आर के सापेक्ष 4r³, 4 आएगा तो 4 दूनी 8 r³, ये आया। अब लिखोगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए डी जेड अपान डी आर बराबर 0। इसको 0 कर दो, ये 8s है, पाई r³ बराबर 0। देखो ये हो जाएगा 2r s² बराबर 8s पाई r³। ये 85 नहीं है, 8s है। देखो 2 से काट दो 4 आएगा, 1s से घात कट जाएगी, r से 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा s, यहाँ बचेगा 4 पाई r²। देखिए मान यहाँ किसका निकालोगे, r का, क्योंकि अवकलन किसके सापेक्ष है, r के सापेक्ष, तो मान r का निकालना, इसका भी काम पड़ेगा। लेकिन देखो तो r² का मान कितना आएगा, s अपान 4 पाई, r बराबर आएगा √s अपान 4 पाई, √s अपान 4 पाई, ये आया। अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे इसका, देखिए क्योंकि इसमें अधिकतम सिद्ध करना था ना, अधिकतम भी सिद्ध करना, ये भी सिद्ध करना है। देखिए दोबारा अवकलन d2z अपान
dr2। देखो तो r का 1 हो जाएगा तो आएगा 2s स्क्वायर, 1/9 2s स्क्वायर। यहाँ इस r क्यूब का आएगा 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा 3 जब आएगा तो यहाँ 24s पाई r स्क्वायर हो जाएगा, 24s पाई r स्क्वायर। किस पर चेक करोगे, r स्क्वायर बराबर ये s/4 पाई या r बराबर अंडर रूट। देखो तो वैल्यू रखो 1/9 2s स्क्वायर 24s पाई। देखो यहाँ r स्क्वायर है उसकी जगह लिख दो s/4 पाई, r स्क्वायर की जगह s/4 पाई, s/4 पाई। देखो पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 4 छंग 24, 1/9 2s स्क्वायर, ये हो जाएगा 6s स्क्वायर, ऊपर आएगा -4s स्क्वायर अपान, देखिए माइनस का आ गया क्योंकक्योंकि 6s इंटू s s स्क्वायर, ये आया d2z/dr2। कैसा आया, माइनस का। अतः शंकु का आयतन अधिकतम है। अभी पूरा सवाल नहीं लगा, अभी ये सिद्ध करना है थीटा बराबर है। देखिए तो समीकरण 1 में क्या है, देखो समीकरण 1 से है s बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और देखो ये क्या है s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऐसा करो, ये s का मान यहाँ रख दो, ये s का मान 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ रख दो। यहाँ पर ये जो s का मान 4 पाई आर स्क्वायर है समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। देखो तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। देखो ये पाई आर स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा तो आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेशन देखिए क्योंकि सिद्ध होने वाला। देखिए ये पाई आर स्क्वायर इधर आके इसमें माइनस तो 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, r से घात कैंसिल, तो आया 3r बराबर l, या इसको ऐसे लिख सकते हो r/l बराबर 1/3 r/l। और देखिए r/l की जगह साइन थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर चित्र से आप साइन थीटा निकालोगे तो r/l ही आएगा। देखो साइन थीटा निकालोगे तो ये लंब और ये कर्ण, ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण, तो r/l की जगह क्या बनेगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर 1/3 हो जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल, हमने प्रयास किया 100% समझाने का। आप इसका स्क्रीनशॉट लें पहले जल्दी से। देखिए अब अगर इसके बाद कोई बताते हैं तो बड़े बड़े सवाल हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं देखिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वाकई में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बहुत लोगों से बताएं, वो लोग भी पढ़ेंगे और कमेंट्स करके आपको बताएं कैसा लग रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।